नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं नीलू व्यास। कल आपने देखा था कि सुबह सुबह एक ट्वीट आया था हिंडनबर्ग रिपोर्ट की तरफ से, जो कि एक अमेरिकी रिसर्च कंपनी है जो कि मार्केट्स में शेयर्स में कहां से क्या गड़बड़ हो रही है उसकी देखरेख करती है। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने जिस तरीके से तहलका मचाया था पिछले साल, अब उनकी एक दूसरी रिपोर्ट आई है और कल उन्होंने एक छोटा सा ट्वीट किया था कि वी आर कमिंग अप विथ अनदर सरप्राइज, इस तरीके का एक ट्वीट था। और शाम होते होते जो रिपोर्ट आई है उसको बिल्कुल आम आदमियों की अगर भाषा में समझाया जाए तो कुल मिला के ये मामला ये है कि जो सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की जो चीफ है माधवी बुच, उनके हस्बैंड यानी कि उनके पति धवल बुच का सीधा सीधा कनेक्शन अदानी से है और उनके स्टेक्स थे। और इसी वजह से आपको याद होगा जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या कहा था। उन्होंने यही कहा था कि सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक रेगुलेटर है, रेगुलेटर की एक्टिविटी पर हमें डाउट नहीं करना चाहिए। और ये पूरा विश्वास करते हुए ये चीजें छोड़ दी गई या उन पर हल्का हाथ रखा गया। अब हल्के हाथ का मतलब ये है कि अब ये जो दूसरी रिपोर्ट आई है ये साफ साफ उस बात को प्रूव करता है जो बात अभी तक राहुल गांधी तमाम विपक्ष कहता था कि किस तरीके से अदानी का इतना वर्चस्व इसलिए है क्योंकि जब रेगुलेटर उनका साथ दे रहा है, माधवी बिहारी बुद्ध जो चीफ हैं, अगर उनके हस्बैंड के ऑफशोर स्टेक्स हैं यानी कि जो बाहर की कंट्रीज में उन्होंने अदानी की कंपनी में अपना स्टेक लिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि माधवी बिहारी बुद्ध उसको बहुत ही निष्पक्ष तरीके से कैसे देख पाएंगी। और यही कारण है कि जितने भी रिपोर्टर्स से बात हुई उन्होंने यही कहा कि पता नहीं कितनी चिट्ठियां सेबी के चीफ को हम लोगों ने लिख के भेजी थी, लेकिन उन्होंने कभी आज तक कोई जवाब ही नहीं दिया, किसी मेल का जवाब नहीं दिया। और अभी ये जो हिंडनबर्ग की जो दूसरी रिपोर्ट आई है जिसमें माधवी बुच के हस्बैंड का नाम आ रहा है, तो उसमें माधवी बिहारी ने कहा है कि नहीं भाई, हमने तो ये सारी चीजें पहले से डिक्लेयर कर दी थी। तो आज इसको समझेंगे कि ये एग्जैक्टली हिंडनबर्ग की जो ये दूसरी रिपोर्ट है ये क्या कुछ कहती है और इसके पॉलिटिकल रेपरकशंस क्या हैं, क्योंकि ये केवल मार्केट रेगुलेटर की बात नहीं है, देश में बहुत सारे रेगुलेटर हैं। और अगर इस तरीके का सीधा साधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर सेबी के केस में स्टैब्लिश हो रहा है तो तमाम जो रेगुलेटर्स हैं आज क्या उनके ऊपर सवाल नहीं खड़े होंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं आज अंत में आकर ये दो लाइन में ये समझ में आता है कि सेबी को यानी कि जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उसको कॉर्पोरेट्स का वेलफेयर ज्यादा समझ में आ रहा है बजाय इसके कि वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। इस समय हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, गिरीश जोशी जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, पॉलिटिकल कमेंटेटर, सर आपका स्वागत है। और हमारे साथ अरुण अग्रवाल हैं जो कि इन्वेस्टर एक्टिविस्ट भी रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आज की चर्चा में गिरीश जोशी से शुरू करती हूँ और संक्षेप में सारे जवाब लूंगी ताकि हम ज्यादा सवाल भी उठा सके कि गिरीश जी, इस रिपोर्ट के बारे में आप पॉलिटिकली क्या कहेंगे? उसके बाद फिर मैं लीगल एंगल्स अरुण जी से समझने की कोशिश करूंगी जी। नीलू जी, इसके पूरे इंसेप्शन में आपको जाना पड़ेगा कि यहाँ पूरा जो प्लेयर है, देयर इज वन कंपनी दैट इज ओन्ड बाय लैरी फिंक, दैट इज ब्लैकस्टोन। उसके 280 क्लाइंट है 23 कंट्रीज में और ही ऑलमोस्ट इन्वेस्ट इनटू मेजर कंपनीज और स्टार्टअप्स के लिए वो मास्टर है। उसके स्टार्टअप्स में दो बड़ी कंपनीज है, दैट इज एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट। अब उसको आप देखिए 2019 में इनका मैडम का हस्बैंड जो है धवल बुच, ही इज बीइंग अपॉइंटेड एज ए सीनियर एडवाइजर इनटू ब्लैकस्टोन। यहां से ये पूरा गेम शुरू होता है। ब्लैकस्टोन का इन्वेस्टमेंट जियो में भी है, टाटाज में भी है, काफी ऐसी इंडियन कंपनीज है जिसमें उसका इन्वेस्टमेंट है। तो यहां से वो पूरा गेम शुरू हो रहा है। और आप देखिए कि सिंगापुर की कंपनी तो माधवी बुच ने ऑलरेडी 2015 में लॉन्च करी थी, जो एक फ्लोटिंग कंपनी थी विच यूज टू एडजस्ट द ब्लैक मनी और इन्वेस्टमेंट्स में। वो अगोरा, सिंगापुर में अगोरा एडवाइजरी के नाम से वो शुरू हुई थी। 2017 में जब वो फुल टाइम मेंबर बनती हैं तो उन्होंने सारे शेयर ट्रांसफर कर दिए अपने हस्बैंड को। दैट वाज अराउंड $261,000 और उसका जो डिटेल्स दिया है वो एज ए फीस व्हेन शी वाज वर्किंग, उसकी फीस तो है, दैट डजंट कोरिलेट समवेयर कि उतना सारा पैसा फीस में कैसे आता है। देन इट कम्स आउट कि भाई उनके हस्बैंड को ब्लैकस्टोन में एडवाइजरी के नाम से फीस दी गई है। दिस वाज द मनी, वेयर इट वेंट फ्रॉम नोबडी नोज, दैट वाज पार्क्ड। अब वो यहाँ पे आती हैं तो ये पूरा एपिसोड है, बाकी एवरीथिंग इज ऑन द वॉल कि भाई क्या हुआ उसके बाद में, और कोर्ट ने भी जो डिसीजन दिए हैं
तो उनका पूरा इंटरेस्ट ये था कि उन्होंने सिंगापुर और मॉरिशस की जो कंपनीज में उन्होंने पूरा रूटिंग किया है मनी का, दैट दे नो। बर्मुडा में था उनका एक कंपनी GDOF, मॉरिशस में था IBM, और वो पैसे का रूट भी हिंडनबर्ग दिखा रहा है कि कैसे उनको वापस आए फॉर स्टोरी। अब इसमें ये मेन जो है सिस्टम है वो देखना पड़ेगा कि हाउ दैट मनी इज गेटिंग रूटेड थ्रू वेरी बिग फाइनेंसिंग कंपनीज जैसे ब्लैकस्टोन जैसा, और ही इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी जिसको डिस्टर्ब करना। और एस्टोनिशिंग इसके लास्ट में इवन चाइना हैज अपॉइंटेड ब्लैकस्टोन एज एन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसका एजेंसी। मतलब ये है गिरीश जी कि इतने बड़े बड़े अगर स्टेक्स अगर कहीं पर इन्वॉल्व हैं माधुरी बुच के और उनके हस्बैंड के, जिस वजह से पॉलिसी चेंजेस भी अगर किए गए हैं, और आप जैसा कह रहे हैं कि चाइना से भी तार जुड़े हुए हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को ये बात ना पता हो। क्या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सारी बातें पता नहीं होंगी? ऐसा आज कैसे मान लिया जाए? क्या कहा जाएगा इस पर पॉलिटिकली? नहीं तो आपने करोड़ों रुपए जो लगाकर इकोनॉमिक विंग को जो खड़ा किया है, इकोनॉमिक माल प्रैक्टिस की जो विंग्स हैं आपकी, वो क्या कर रही है? आपके DRI क्या कर रहा है? ईडी आपके जो दारू वाले को ढूंढ रही है हिंदुस्तान में, इट वॉज देयर प्राइम ड्यूटी टू लुक एट दिस। इसमें वेरी इंटरेस्टिंग पार्टीज जो बिल्कुल ओपन चीज थी, दैट वाज REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो इन्होंने बनाया। और मैडम घूम घूम के सबको बोल रही थी कि इसमें आप इन्वेस्ट करें। अगर रियल एस्टेट को देखें तो इट वाज द नॉन प्रायोरिटी सेक्टर फॉर इन्वेस्टमेंट। उसमें वो ट्रस्ट बनाने के बाद वो ओपनली हर मीटिंग में बोल रही है कि आप इसको इन्वेस्ट करिए, इसमें आप बढ़ावा दीजिए। तो पूरा जो सिस्टम गेम था वो उन्होंने सेट किया हुआ था। और इसमें मेन कल्प्रिट अगर फ्यूचर में ये ली जाती हैं तो इट वुड नॉट बी डाउटफुल कि भाई इन्होंने काफी मेहनत करी है ये सब डील करने के लिए। और आपको आपका एस्टोनिशिंग बता दूं कि जब गौतम अडानी 12 अक्टूबर को मिलने गए, उसके बाद पलक शाह करके एक रिपोर्टर है जिसने अक्टूबर 22 में ही पूरा ये एक्सपोज कर दिया था कि भाई दिस इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि भाई कैसे ये मिलने जा रही है और उनका क्या स्टेक है। और इसको सब्सटेंशियल, ये जैसे अभी लास्ट जो उनका मैसेज आया कि ये हमको ब्लेमिश करने के लिए बनाया गया है, तो 2 एपिसोड हिंडनबर्ग के बहुत फेमस है। दैट वाज USA में ही उन्होंने एक निकोला कंपनी का फ्रॉड एक्सपोज किया था, जिसमें बाद में उसके ओनर को 4 साल की जेल भी हुई थी। चाइना मेटल्स भी उन्होंने एक्सपोज करा था। तो ऐसा नहीं है, दे आर डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क ऑन इन्वेस्टिगेटिंग दिस। और अगर आपको उनकी मदद नहीं लेनी है और उसको करेक्शन नहीं करना है, दैट डिपेंड्स ऑन यू, बट दे हैव गिवन द फैक्ट रिपोर्ट्स, और नाउ इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट। जी। अब मैं अरुण जी के पास आती हूँ कि अरुण जी, ये जो हिंडनबर्ग की ये जो दूसरी रिपोर्ट है, अगर तीन चार बिंदुओं में आज अगर हमें व्यूअर्स को समझाना हो, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स आज जो इस रिपोर्ट को देखेंगे, और एक आम आदमी के लिए क्या मैसेज है इस हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट से? क्या ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नमूना नहीं है जो मोदी सरकार की नाक के नीचे बिल्कुल पनप रहा है और सब चुप है? प्रधानमंत्री चुप, वित्त मंत्री चुप, पूरा सिस्टम चुप है, और जो अभी गिरीश जी ने कहा कि जो हमारी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है वो सब चुप है बिल्कुल। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हिंडनबर्ग ने जो इस बार जो रिपोर्ट दिखाई है, उसके मुताबिक जो ये लोग थे, एक वेल्थ मैनेजमेंट फंड है इंडिया में, इंडिया इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड करके, तो उसके थ्रू इन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए, जो कि अल्टीमेटली बहुत लेयर से लेयर मिलके गौतम अडानी जो एक फंड को ओवरसी कर रहे थे, जिसमें कि चुंग लिंग और ये सब भी इन्वॉल्व हैं, उसमें इन्होंने पैसा लगाया। अब सवाल उठता है कि ये कहती है कि हमने डिस्क्लोज कर दिया। एक हफ्ते पहले इनका अपॉइंटमेंट होता है एज मेंबर ऑफ सेबी बोर्ड, और वो जो है उसके हस्बैंड के नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि वो तो नहीं डिस्क्लोज हुआ। दोबारा जब सुप्रीम कोर्ट का और जो सिंगापुर में पार्टनरशिप फर्म थी, उसको ये जब चेयरमैन बनती हैं तो एक हफ्ते के बाद वो ट्रांसफर कर देती हैं अपने हस्बैंड को। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, ये उनको सुप्रीम कोर्ट को भी और सरकार को भी बताना चाहिए था कि मैं इस तरह से अडानी ग्रुप के कंपनी में इन्वेस्ट किया हूँ। अब ये सवाल उठता है कि इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ वो ठीक फरवरी 2017 में यूके सिन्हा, जो इन लोग को प्रोटेक्ट करते थे पहले, जिन्होंने कि 3000 की जो DRI की जो CD थी उसको सप्रेस किया, ये जो पैसे व्यूअर्स को नहीं पता, वो पहले जो पुराने सभी चीफ थे, आप उनकी बात कर रहे हैं। जी 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 जी। ठीक एक एक हफ्ते के बाद, एक महीने के बाद इनका अपॉइंटमेंट होता है, और इनका वहां फंड लगा हुआ है। तो क्या ये निष्कर्ष नहीं निकलता कि शी वॉज एन अपॉइंटी ऑफ अडानी? और इनको कौन सा पोर्टफोलियो दिया जा रहा है? सुपरविजन वाला, सर्वेलेंस वाला।
जो कि स्टॉक मार्केट और इस पर तो जहां प्राइस मैनिपुलेशन हो रहा है, सारे घपले हो रहे हैं, तो दो शी वाज नॉट अपॉइंटेड दी, माने इनको चेयरमैन नहीं बनाया गया लेकिन मेंबर बनाया गया। उस समय शायद 3 मेंबर नहीं तो जो है। अरुण जी, जब ये मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो ये एंगल उस समय एक्सप्लोर क्यों नहीं हो पाया? क्या ये तथ्य सामने ही नहीं थे? माधुरी इसको मालूम, के पति के? देखिए देखिए जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, बड़े महीन कारीगर हैं, उनका पूरा जो वो वेल्दी या जो नंबर 3 इन द वर्ल्ड बने हैं, वो स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन करके बने हैं। तो वहां पर उनको एक संरक्षण चाहिए। कौन अपॉइंट करता है मेंबर को? सरकार अपॉइंट करती है। सरकार किसकी है? तो एक ऐसे अब आदमी को अपॉइंट किया गया जानबूझ के, जो कि अडानी का शुभचिंतक था, या अडानी ने उनको अपॉइंट कराया। इससे तो यही लगता है इनको, इनकी लेकिन जो क्या जिम्मेदारी, ये ये तो चीज बिना सरकार के फैसिलिटेट किए अरुण जी ये पॉसिबल है? अदानी की आज नहीं है। हिम्मत इतनी क्यों बढ़ी? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये खुद ही यही सब काम करती थी वहां, जब हांगकांग बैंक और ये सब में थी। वहां पर भी यही सब होता है, मनी लॉन्ड्रिंग ही आधा होता है। दे रिमेन विद इन द 4 वॉल्स ऑफ द लॉ, और उसके बेसिस पर ये जितना मैनिपुलेट कर सकते हैं उतना करते हैं। जैसे कि ये विनोद अडानी कर रहे हैं। पकड़ा गए तो जिसको कहते हैं कि आप उसका वो स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन करिए, पियर्स द कॉर्पोरेट वॉल, वो ये करते नहीं है। तो पूरा इनको जो प्रोटेक्ट करने का था, ये हमें तो कोई डाउट नहीं है कि ये अपॉइंटी थी। अब इनका सवाल है, तो ये तो टेक्निकली कह सकती थी कि हमने अपने हस्बैंड को शेयर ट्रांसफर कर दिए, हमको तो उससे कोई मतलब नहीं, 1 हफ्ते पहले ही किए हों। तो काहे को वो डिस्क्लोज करने जाए, काहे को वहां पर डिस्क्लोज करने जाए? और मजे की बात सुनिए कि वो जो वहां से किया और अडानी को प्रोटेक्ट किया और आगे किया, वो तो नाउ दैट इज हिस्ट्री। इनके हस्बैंड को जब ये चेयरमैन बनी है उसके पहले, इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था कैपिटल मार्केट का, इनके हस्बैंड को। ये जो है चीफ प्रोक्योरमेंट ऑफिसर थे हिंदुस्तान लिवर में, और उसके बेसिस पर इनको एडवाइजर या कंसल्टेंट बनाता है कौन? ये ब्लैक स्टोन। ब्लैक स्टोन 1 ट्रिलियन जो है वो एसेट मैनिपुलेट वो करता है, इन्वेस्ट करता है। तो इंडिया में एक ये नया एसेट क्लास बना रहे थे, जैसे हम शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में करते हैं, वैसे ही कि आप छोटे छोटे पार्सल में रियल स्टेट में आप इन्वेस्ट करिए। मैं एक फ्लैट नहीं कर सकता, खरीद सकता, लेकिन मैं रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं 2 लाख दूंगा, आप 10 लाख देंगे, तो ऐसे करके इतना फंड बन जाएगा कि ये लोग रियल स्टेट को मैनेज करेंगे। तो उसमें ये मेन इंटरेस्टेड थे। तो सारी पॉलिसी चेंजेस वगैरह जो है इनके अंडर में बनी, और ये जगह जगह जाके कह रही थी कि ओ दिस इज अ न्यू इमर्जिंग एसेट क्लास, दिस दैट व्हाट नॉट, पॉलिसियां बनाई। तो ये जो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, पॉलिसी इस तरीके से बनाई ताकि इनके हस्बैंड को फायदा हो सके, जिस कंपनी में उनका स्टेक है हस्बैंड के उसका कंपनी फायदा को हो नहीं, नहीं सके। हस्बैंड को नहीं, हस्बैंड के कंपनी को फायदा हो सके, और वही वो वही मैं पॉलिसी और रेगुलेशंस भी बने। हाँ। ना केवल पॉलिसी बनी, क्योंकि ये नया एरिया था, तो उसके रेगुलेशंस भी बने, और उसकी इन्होंने मार्केटिंग भी करी। तो इतना बड़ा धब्बा, मतलब कि ये आप समझिए कि अडानी का जो लास्ट लिंक था, कि कैसे ये इतना बड़ा हेरा फेरी। देखिए आज वो 3rd रिचेस्ट हैं वर्ल्ड में, तो इस कारण से नहीं है कि उन्होंने बड़ी गाड़ी कमाई करके वो पैसे कमाए हैं। ये 3rd रिचेस्ट इसलिए हैं कि शेयर बाजार के वैल्यूएशन के मुताबिक, तो शेयर बाजार में आप जितना घपला करेंगे और उससे आपके शेयर के दाम बढ़ेंगे, तो उतना ही आप रिच माने जाएंगे। यही कहानी एलॉन मस्क की है, यही कहानी बिल गेट्स की है, तो इन सभी की, या अंबानी की है। लेकिन इनके जो शेयर हैं वे कुछ निराले हैं, जहां पर की अर्निंग इनका माने आप समझिए कि 10 गुना ज्यादा एक्सपेंसिव है। अगर प्राइस मल्टीपल रेशियो, जिसको हम टेक्निकल कहते हैं, जो ऑडियंस जो 14 करोड़ इन्वेस्टर है वो समझेगी, डीमैट वाले, तो वो होनी चाहिए इनकी 30, होती है 300। इसके ऊपर एक पूरा पूरा ये जो है प्रोग्राम किया हुआ है सुचिता दलाल के हस्बैंड ने, कि कैसे इनकी एग्जैजरेटेड पी है। तो ये सब नजरेअंदाज करना, कैसे दाम बढ़ाना, कैसे सेबी के रूल्स को वायलेट करके जो है 90% के शेयर्स को कंट्रोल में अपने रखना, फ्लोटिंग स्टॉक को कम कर देना, उसके बाद दाम बढ़ाना, और जो वायलेशन है कि आप 75% से ज्यादा नहीं इन्वेस्ट कर सकते। तो पहले इन्होंने ये कहा
कि हमारे भाई जो हैं विनोद अडानी, उनको कुछ लेना देना नहीं है, पूरे टीवी पर कहा। बाद में जब रेगुलेशन दिखाया गया कि ही इज कंसिडर्ड टू बी रिलेटिव, 75% में आएंगे, तब उन्होंने माना। और वो बाहर से हवाला करते हैं, बाहर में पैसा रखते हैं, वो पैसा राउंड ट्रिपिंग करके इंडिया के स्टॉक मार्केट में डाल देते हैं। और ऐसी ही एक छोटी कंपनी में इन्होंने अपना पैसा डाला। तो ये तो इतना बड़ा आज तक इस तरह का घपला कि जहां रेगुलेटर खुद ही इन्वॉल्व है, वो आज तक हम लोगों ने नहीं देखा। और ये जो है, और ये लोग क्या करते हैं कि सीना चोरी भी और सीना जोरी भी। एक तो अपने आपका इतना बड़ा गड्ढा है जिसमें कि आप गड़बड़ किए हुए हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं कि उनको नोटिस आप देते हैं, उसको चिढ़ाते हैं हिंडनबर्ग को कि तुमने पूरा डिस्क्लोज नहीं किया। अरे वो तो इंडिया में रजिस्टर्ड ही नहीं है, यू कांट इवन रेगुलेट। अब जब आप उनको छेड़िएगा तो वो हिंदुस्तान वाले तो है नहीं कि डर जाएंगे कि हमको डिफेमेशन कर देंगे, हमको रेगुलेट कर देंगे, ये कर देंगे। जब अडानी ने कहा हम डिफेमेशन कहेंगे, तो कहा कि आओ अमेरिका में मुझको करो ना डिफेमेशन। हिम्मत इनकी नहीं हुई। लेकिन और यहाँ से जो जो अरुण जी आप जो बातें बता रहे हैं उसके बेसिस पे अब माधुरी बुच कैसे अपने आप को डिफेंड करेंगी, मोदी जी कैसे डिफेंड करेंगे, और अदानी अपने आप को देखिए, कैसे डिफेंड करेंगे, जब चीजें बिल्कुल सामने है, साफ है? क्या अभी भी उसको डिनाई किया ये जाएगा जैसे पिछले बार किया था? मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ा घपला कॉरपोरेट सेक्टर में है। ये कॉरपोरेट जो है, जो सेबी रेगुलेट करती है, ये किसी को अकाउंटेबल नहीं है। इट इज नॉट अकाउंटेबल टू सीवीसी। इट इज ये सीबीआई का जो दिल्ली पुलिस एक्ट है सेक्शन 8, उसमें इनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। सीएजी कहती है कि हम इनको नहीं, इनका वो करेंगे। अगर ये इंडस्ट्रीज को माफ कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जैसे इनकम टैक्स में होता है, तो निकलता है कि इनकम टैक्स ने इतने हजार करोड़ का जो है छूट दिया, इनका कुछ नहीं निकलता है। तो ये पूरा मतलब कि एक इन्होंने ऐसा अच्छा, आप कितना भी बड़ा क्राइम कर लीजिए, आप पैसे दे के छूट जाइए ऑफिशियली। मतलब हमें ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक बार जब चंद्रचूड़ साहब जस्टिस थे बॉम्बे हाई कोर्ट में, और मैं रिलायंस ही के मामला एक आर्ग्यू कर रहा था, तो उसमें उनसे हमने कहा था कि व्हाई इज इट दैट व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स आर ट्रीटेड मच बेटर देन दी ब्लू कॉलर क्रिमिनल्स। मतलब ये जो कॉरपोरेट वाले हैं, हाँ, आप 5,000 रुपया अगर एक गरीब आदमी चोरी कर दे तो जेल में डाल दोगे। तो उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और इट इज अ फैक्ट, वो भी जानते हैं कि जो मैं बात कर रहा था वो सही कर रहा था। तो व्हाइट कॉलर क्रिमिनल का तो उनको तो छूट है, तभी तो इतनी डिस्पैरिटी है इनकम में, क्योंकि ये जानते हैं कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा संरक्षण वहां पे सेबी चीफ है। और ये 2022 में 2 बार विजिट किए वहां जाके, अडानी के उसमें इन्वेस्टिगेशन इन्होंने जो है 2020 में चालू किया, जबकि डीआरआई ने इनको सीडी जो है 2014 में दे दी। और वो यूके सिन्हा कहता है कि हमको तो याद नहीं है, और अगर मैं अब एनडीटीवी में डायरेक्टर हूं तो क्या हो गया, उस बात को 10 साल हो गए। बिल्कुल। अब आप बताइए कि 3,000 करोड़ का घपला राउंड ट्रिपिंग का, जो सिन्हा ने अपने लेवल पर, दैट लेटर वेंट फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ डीआरआई डायरेक्टली ऑन द डेस्क ऑफ सिन्हा, इसको क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट किया और सिन्हा को अरेस्ट क्यों नहीं किया, जेल में क्यों नहीं डाला? जैसे वो क्रिमिनल को ट्रीट करते हैं, सिन्हा को ट्रीट करें। बिल्कुल तो बिल्कुल नहीं, उन्होंने लेकिन पूरा मामला, हाँ जो और बात आप कहते कह हैं रहे हैं, याद नहीं है। हाँ नहीं नहीं, आपने इंपॉर्टेंट बात कही। गिरीश जी, मैं अब आपके पास आती हूँ कि आपको क्या लगता है कि क्या आप सेबी की चीफ को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, या मोदी जी गिरफ्तार करवा पाएंगे? क्या जितनी भी जो इकोनॉमिक जो फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, तमाम जो मैल प्रैक्टिसेस को कवर करते हैं, आज वो सारी एजेंसीज पे क्या एक बड़ा सवाल नहीं खड़ा होता कि इतना बड़ा मार्केट रेगुलेटर जो कि बड़ा सैक्रोसैंक्ट माना जाता है, और अगर वो इस तरीके की घपलेबाजी, इस तरीके का अगर मिसट्रस्ट एक तरीके से शो कर रहा है, वो भी सरकार के मिली भगत के साथ, कॉर्पोरेट्स की मिली भगत, सरकार की मिली भगत, सभी चीफ की मिली भगत, ये बिल्कुल प्रूव हो रही है। तो ऐसे में सबसे पहली चीज माधुरी बुच को क्या करनी चाहिए? क्या उनको स्टेप डाउन नहीं करना चाहिए, उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, और फिर उनकी इस्तीफा हो और जेल हो? मोदी जी क्या उनको भेजेंगे जेल? नहीं नीलू जी, इंडिया में तो सबसे बड़ा एक एक्सोनरेशन का स्टेप है वो। माधवी जी कल डिक्लेयर कर देंगी कि वो भाजपा में चली गई हैं, देन एवरीथिंग इज ओवर। यहाँ पे तो आपको एक ही काम करना है, आपको भाजपा का मेंबर हो जाना है। दिस इज वेरी स्ट्रेट थिंग। और ये तो इतने बड़े हाउसेस को प्रोटेक्ट कर रही हैं जो ऑलरेडी
दोस्त हैं पीएम के, तो वो मुश्किल है। और जैसे सर ने, अग्रवाल साहब ने बोला कि वो सीवीसी में नहीं आते हैं, वो किसी दिल्ली पुलिस एक्ट में नोटिफाइड नहीं है, तो कौन पकड़ेगा? मतलब ये जो मैनिपुलेशन करना था उसको पहले से ही प्रोटेक्शन दिया गया है कि भाई उनको कैसे एक्ट करना है, तभी तो उनकी इतनी जिगर बनी है। नहीं तो अगर डीआरआई के लिखने के बाद भी अगर वो मैटर दबा दी जाती है, और डीआरआई वो साइलेंट, क्योंकि उनको पता है कि इसको आगे केस ले जाने से मतलब ही नहीं है, कोई सुनेगा ही नहीं। तो अगर पोस्को जैसे सीरियस केसेस में ब्रिजभूषण शरण सिंह खुला घूम रहा है, आपके 6-6 हजार करोड़ के जो गुनेगार थे वो आपके साथ बैठ के गवर्नमेंट चला रहे हैं, तो आई थिंक देयर इज नो लॉ ऑफ द लैंड। आप ऐसे एक्सपेक्ट अगर करें कि अभी ये गिरीश जी, अगर सभी किसी को अकाउंटेबल नहीं है, ना पुलिस को ना सीवीसी को, किसी भी जब अकाउंटेबल ही नहीं है, तो ये इतना सीरियस फ्रॉड का इन्वेस्टिगेशन होगा कैसे? कोर्ट ने भी ये कह दिया कि नहीं भाई, हम अपने रेगुलेटर पर डाउट नहीं कर सकते। तो क्या अब कोर्ट संज्ञान लेंगे इस बड़े फ्रॉड के ऊपर? इतना बड़ा भ्रष्टाचार जो सामने आया है, इस पर कोर्ट संज्ञान लेंगी? इस पर कौन आखिर इन्वेस्टिगेट करेगा? हु इज गोइंग टू जज द रेगुलेटर नाउ? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। जी गिरीश जी। नहीं, उनकी आप जिगर ही देख लीजिए। अभी मैंने आपको एक ट्वीट भेजा जिसमें उन्होंने लिखा है, माधवी जी ने, कि भाई ये तो हमको ब्लेमिश करने के लिए, और वी विल गो टू लीगल एक्शन अगेन, कि भाई हिंडनबर्ग जो कर रहा है वो हमको बदनाम करने के लिए कर रहा है। मतलब दे आर नॉट गोइंग टू एडमिट, क्योंकि लेकिन उन्होंने जो प्रूफ देके खोला है ना, ओनली इट इज अप टू कोर्ट। अगर सीरियस है कोर्ट्स और इफ दे कॉल बैक और उनको रिलायबल, हाँ ज्यादा है तो आप एविडेंसेस मांग सकते हैं, और ऑलमोस्ट उन्होंने ऑलरेडी दे दिए हैं डॉक्यूमेंट्स, तो उनका इन्वेस्टमेंट कब ट्रांसफर हो, क्या हुआ है, तब सुओ मोटो लेके लिया जाता है। आई थिंक अग्रवाल साहब उस पर बहुत बढ़िया कह सकेंगे कि व्हाट इज द कोर्ट नाउ गोइंग टू अरुण डू। जी, आप कुछ कह रहे थे, सॉरी, हाँ बोलिए। नहीं, मैं ये कह रहा, उनसे पूछना चाह रहा था कि ट्वीट में क्या उन्होंने ये कहा है कि हमने इन्वेस्टमेंट अडानी की कंपनी में आई इंडिया इन्फोलाइन के थ्रू नहीं किया? क्या उन्होंने ये बात कही कि ये शेयर जो है हमारे हस्बैंड के नाम पर, जब हम जॉइंट होल्डर थे तो हमने उनको जो है कुर्सी पर आने के पहले सिंगल होल्डर नहीं बनाया? ये सब बातें उनको कहना चाहिए ना अपने ट्वीट में। अगर वो नहीं यस, कहती हैं और सीधे जो है एक ब्लैंक डिलाइंड करती हैं, या सिंगापुर में मेरी पार्टनरशिप फर्म नहीं थी, तो ये सब बातें उनको कहना चाहिए ना अपने ट्वीट में, तब ना एक बात बने कि वो नहीं झूठ। तो ये किस तो कॉन्फिडेंस से अडानी टाइप ऑफ देना है, अरुण जी, जैसे जैसे अरुण वो जी, पैसा लेकिन चले। सवाल ये है कि आज माधुरी बुच किस कॉन्फिडेंस से ये बात कह रही है कि भाई हम तो कोर्ट जाएंगे और हम चैलेंज करेंगे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को? भाई भाई ये मालूम है कि हिंदुस्तान में हम कुछ भी, भाई शी हैज बीन अपॉइंटेड बाय हूम? बाई जो डबल है वो कहते हैं A1 A2, समझा ना? तो इफ शी हैज बीन अपॉइंटेड बाय A1 एंड बाय द प्रेजेंट डिस्पेंसेशन, सैया भाई कोतवाल का है को डरना? तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जब वो किया तो उन्होंने क्या कर लिया? कुछ नहीं किया। ऐसे लोगों को जांच में बैठाया, कमिटी बनाई, क्या तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में थे, या उनको कोई डोमेन एक्सपर्टाइज नहीं था? स्टार लोगों को बैठा दिया। अरे कामत साहब को सिक्योरिटीज मार्केट क्या आता है, नंदन नीलकनी को सिक्योरिटीज मार्केट क्या आता है? इस तरह के लोगों ने जो स्टार थे, और एक आदमी जिसको आता था, जो कि लॉयर था उस डोमेन का, सुंदरेशन, तो वो जो है उसका 1 साल से उसकी जजशिप रुकी हुई थी। तो वो जो है जैसे ही रिपोर्ट आई तो वो जज बन गए हाई कोर्ट में। तो देखिए ये सारा, दे आर ऑल जॉइंट एट एवरी एंड, और जब भी होता है तो सब यूनाइट कर जाते हैं। तो इसका एक ही उपाय है, लेकिन वो भी कुछ नहीं होगा। ओनली द जेपीसी कैन इन्वेस्टिगेट। जेपीसी, हाँ और जेपीसी की जेपीसी में भी, हाँ हाँ हाँ। हाँ, और जेपीसी में भी मेजॉरिटी तो सरकार की रहेगी। तो अगर नीतीश और चंद्रबाबू नायडू मिल गए, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की भी कंपनी है हेरिटेज, तो वो कौन सा जाके सेबी से लड़ेंगे? हम्म तो अगर वो, तो जो यही है कि डिसेंशन की रिपोर्ट आवेगी। हम्म लेकिन ये लोग बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि आई कैन गेट अवे विथ मर्डर, और जो हमको एक्सपोज करेगा हम उसके देखिए जो कमिटी बनी थी ना, उसमें इंडिया का कोई भी फंड मैनेजर अपीयर होने से मना कर दिया। हम्म सबको मालूम है कि ये ओवर वैल्यूड स्टॉक है, कोई इन्वेस्ट नहीं करता है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क उठ जाएंगे कि बिल्कुल। वैल्यूएशन क्या था, आपने क्यों किया। बाहर से आता है। तो उन लोगों ने, जिसको डोमेन एक्सपर्टाइज थी, जो सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटेड कमिटी थी, उसमें से कोई अपियर होने को नहीं तैयार, और बाकी तो सब मैं कोई तो ये उसमें सोच एक रही और हूँ, थे।
मैं तो ये सोच रही हूँ गिरीश जी के पास आती हूँ कि गिरीश जी, अगर मान लीजिए कि इस तरीके की घपलेबाजी यूपीए के समय में हो जाती, तो आज बीजेपी क्या करती? तब तो आज मुझे लग रहा है कि उस समय के जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उनको भी जिंदा नहीं रहने देते, उनको भी कहते कि आप इस्तीफा दे दो, वित्त मंत्री का इस्तीफा होता, पता नहीं क्या से क्या हो जाता। लेकिन आज देखिए, आज कितना बड़ा सवाल खड़ा हुआ है आज मोदी सरकार के ऊपर। राजनीतिक सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल क्वेश्चन है, वो इस समय क्या है आपके हिसाब से गिरीश जी? नीलू जी, ऑपोजिशन की एक ही गलती है, उन्होंने किसी विनोद राय को पाल पोस के बड़ा नहीं किया जो भाजपा ने किया था। विनोद राय वॉज द मेन पर्सन, उसको शर्म नहीं, 7 साल के बाद वो माफी मांग रहा है। उसने देश की इकोनॉमी खत्म कर दी, एक बहुत ही अच्छा इकोनॉमिस्ट जो देश चला रहा था, जिसने हमको रिसेशन वर्ल्ड में से निकाला, उनको भी हटा देने के लिए उसको शर्म नहीं आई। उसको थोड़ी आत्मा करनी थी। तो ऐसा ही विनोद राय जैसा अगर इन्होंने किसी को पाला होता तो अभी तक वो बड़ा हो जाता। लेकिन आप देखिए बैकड्रॉप में इसके बाद भी अपार्ट फ्रॉम हिंडनबर्ग, एक जीके जीव कंपनी है राजीव जैन की, वो रिसेंटली अभी उसका जो सोलार में उन्होंने इन्वेस्ट किया है 15,446 करोड़। तो डाइल्यूशन ऑफ शेयर्स कहीं पर हो रहा है। ये लोग भी शायद फियर फैक्टर में कुछ करेक्शंस कर रहे हैं, लेकिन यही होगा कि ये फियर जो है इसमें आते आते अगर गवर्नमेंट चेंज हो गई तो ये अपना बुक्स ऑफ अकाउंट क्लियर कर पाएंगे। आई एम नॉट श्योर, शायद अरुण जी उसमें बता पाए, लेकिन उन्होंने डाइल्यूशन ऑफ शेयर्स करके अपनी पोजीशन स्ट्रांग लेने की कोशिश करी है। लेकिन दिक्कत वहीं पे आके खड़ी हो जाती है। आरईआईटी में भी ब्लैक रॉक ने 2 कंपनियां फ्लोट की हैं, वो आई डोंट रिमेम्बर द नेम नाउ। तो उन्होंने ऑलरेडी आईपीओ आ रहा है जो रियल एस्टेट पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अभी आपको जाके हिट करना होगा तो आपको ब्लैक रॉक से लड़ना है, और ब्लैक रॉक का इंटरेस्ट सारी कंपनीज में इंडिया के, तो किस लेकिन किस को आप डिस्टर्ब करोगे? एब्सोल्युटली, लेकिन क्या गिरीश जी और मैं अरुण जी से भी ये सवाल पूछूंगी, आप दोनों से ये सवाल है कि करके पहले गिरीश जी से पूछती हूँ कि क्या आज आम आदमी जब इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को समझेगा तो वो क्या देखेगा? मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, हम सब कुछ साफ करते हैं। 2014 में जब वो आए थे, सिंगल विंडो सिस्टम हम लेकर आएंगे और जितना भ्रष्टाचार हुआ है उसको दूर करेंगे। आज 10 साल के बाद जब मोदी जी का तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ है और ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट साबित कर रही है दूसरी कि ये सब नेक्सस पे चल रहा है, कॉर्पोरेट, सरकार और सेबी की चीफ का इतना बड़ा खुलासा अगर होना, ये अपने आप में कितना बड़ा संदेश है। आज आम आदमी इसको कैसे देखेगा? क्या लर्निंग लेसन है उसके लिए? नीलू जी, कुछ दिन पहले सेबी और आरबीआई दोनों का एक स्टेटमेंट आया था कि 95% ऑफ द पीपल इनटू द शेयर मार्केट्स आर इलिटरेट, और वो डे ट्रेडिंग करके अपना प्रॉफिट बुकिंग करके अपना धंधा चला रहे हैं। तो रियल प्लेयर्स हैं ही नहीं। आप ये सब रिपोर्ट देने के बाद, नहीं तो पहले अगर शेयर मार्केट पे रिपोर्ट आता था तो मार्केट में बड़ी हलचल हो जाती थी। अभी आप देखिए कोई फर्क ही नहीं है। मार्केट गिर गई, दूसरे दिन फिर वो कोई लोकल पेपर से सेंटिमेंट्स आ जाते हैं और मार्केट खड़ी हो जाती है। सैटरडे के दिन आई, यानी शनिवार को जिस दिन मार्केट नहीं होता है उस दिन ये रिपोर्ट रिलीज हुई है। अब आज इसको जी, ऑल्टरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म्स उठाएंगे, आई एम श्योर इसको मेन स्ट्रीम मीडिया या लेगेसी मीडिया तो उठाएगा नहीं। न्यूट्रलाइज। ऑल्टरनेट मीडिया पे इस पर शोर मचेगा और ओसीसीआरपी हो सकता है इसको आराम से खूब उसको उठाएगा। लेकिन कल क्या होगा? कल मार्केट में आप क्या किस तरीके का उछाल या गिराव क्या देखेंगे जी? नहीं देखिए, सब आपको एक बात समझनी चाहिए कि हर आदमी का या कोर्ट का भी यही कंसर्न है कि मार्केट गिर गया तो ऑर्डिनरी वो इन्वेस्टर को लॉस हो गया तो इन्वेस्टिगेट करो, मार्केट उठ गया तो अब सब ठीक हो गया। उनको ये इंटरेस्ट नहीं है कि ये जो कॉरपोरेट घपलेबाज हैं क्या घपला किया और उनको पकड़ो। इन्वेस्टर के नाम पे उनके शोल्डर से अपना बढ़ाए रहते हैं। क्यों? कि अगर वो गिरता है तो उनका तो सबसे ज्यादा स्टेक है ना। आपके पास 100 शेयर है, मेरे पास 100 शेयर है, तो हमारा कितना गिर जाएगा? इनके तो लाखों करोड़ के शेयर्स हैं। तो उसके ऊपर सबके ओनली कंसर्न कम्स व्हेन द मार्केट फॉल्स। अगर घपले से मार्केट ऊपर जाता रहे तो बहुत अच्छा। ये छोटी सी बुद्धि जो इनकी मोटी बुद्धि है वो आज तक हमको नहीं समझ में आई। और अमेरिका में जैसे 50 साल 100 साल लोगों को कैद होती है अगर आप वहां पर मार्केट में घपला करें, क्योंकि इन्वेस्टर और जो मैनेजमेंट है, जो कंपनी के ओनर हैं, उनमें बहुत ही फर्क है। वो नहीं आपके जान हिसाब सकता से कि अरुण जी, आप तो लीगल एक्सपर्ट हैं, आपके हिसाब से माधुरी बुच को किस तरीके की सजा मिलनी चाहिए? इस तरीके का सीरियस नहीं फ्रॉड अगर सामने नहीं नजर नहीं आया है नहीं जी। नहीं नहीं, 2 चीजें 3 चीजें इसमें इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए माधुरी बुच के खिलाफ। एक तो कि इन्होंने ये जो शेयर को जो पहले तो ये होना चाहिए कि इनका अपॉइंटमेंट कैसे हुआ, कौन कौन लोग वो उस समय शॉर्ट लिस्टेड थे, और इनके जो क्या वो हुर के वो लगे हुए थे पर की जो है इनको अपॉइंट किया गया। दैट इज द फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट।
और ये देखना कि ये अडानी का इसमें वो पैरवी करके इसको अपॉइंट किया गया कि नहीं किया गया, इस पर जो है वो क्लैरिटी होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेट करेगा कौन, कौन करेगा नहीं, जो अपॉइंटमेंट, नहीं, जो शॉर्टलिस्ट हुए, कौन लोगों ने अपॉइंट किया। अभी जैसे यूके सिन्हा वाला हुआ है, जो पलट के अपॉइंटमेंट किया गया, जो कि कोर्ट में चैलेंज हुआ, तो उसके सारे रिकॉर्ड हैं मेरे पास। उस समय आरटीआई काम करती थी, अब नहीं काम करती है। तो एक तो उनका अपॉइंटमेंट इज मोस्ट क्रूशियल। दूसरा कि एक हफ्ते पहले अगर अडानी ग्रुप में अपने शेयर उसने ट्रांसफर किए, तो उसको ये डिस्क्लोज क्यों नहीं किया। ये रूल में इनको मालूम था कि हम गलत किए हुए हैं, हम पकड़ा जाएंगे, तो इसको पहले ट्रांसफर कर दो कि हमको ये डिस्क्लोज नहीं करना पड़े कि हम अडानी के शागिर्द हैं। सी, दे नो दी लॉ। तो इसलिए उसने अब कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो, अरे क्या तुमने डिस्क्लोज किया। तो वो दूसरी इंक्वायरी होनी चाहिए। तीसरी कि जब 2018 में, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं देखा, जब पीएमएलए ने रेगुलेशन बदला, तो उसके साथ साथ सेबी ने भी अपने रेगुलेशन बदल दिए कि हमको पता ही नहीं चले कि किसने कहाँ इन्वेस्ट किया है। उसको लोग हल्ला करते रह गए। इसने ये सेबी ने जानबूझ के वो रेगुलेशन बदले, क्योंकि पैसा ये लोग इसीलिए देते हैं कि कानून को बदल दिया जाए। अगर पकड़ा गए तो कानून में जो जजमेंट देने वाला, वो खुल के लोग कहते हैं कि जस्टिस मिश्रा ने इतने जजमेंट दिए इनके फेवर में। तो वो सारी बातें वो थोड़े इन्वेस्टिगेट, तो अब वो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि वो क्यों किया। फिर सिन्हा ने वो सीडी का क्या किया, कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड उसमें कुछ लिखा होगा, या उसको उसने वेस्ट पेपर बास्केट में फेंक दिया क्योंकि दूसरा आदमी जान नहीं पाए। डीआरआई ने जब आपको कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई 3,000 करोड़ की, ओवर इनवॉइसिंग की, तो ठीक है, सिन्हा चला गया। तो सिन्हा के बाद ये आए तो इनको तो बताना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में। तो वो ये तो हेरा फेरी उस समय से कर रहे हैं। तो लेकिन ये इसमें जो क्या, आप, अरुण जी जब अगर प्रधानमंत्री की नाक के नीचे अगर इस तरीके का बड़ा फ्रॉड है और पूरी दुनिया आज देख रही है कि जो आपका मार्केट रेगुलेटर है अगर वो ही खुद मिला हुआ है इतने बड़े फ्रॉड में, तो क्या इस सबको मिलके, अरे मैं मालूम। आपको बताता हूँ, आप देख लीजिएगा, सबको ही मिलके इनको बचाएंगे। कह देंगे एंटी नेशनल, सोरोस, ये वो, हम तो अपना काम कर रहे थे, देखिए हमने इतनी बड़ी रिपोर्ट दी, सुप्रीम कोर्ट ने हमें क्लीन चिट दे दिया। ये नहीं मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट कितना इग्नोरेंट है ये कोर सब्जेक्ट मैटर में, और कमिटी उससे उससे भी ज्यादा इग्नोरेंट थी। मैं बड़े खुले ये कर रहा हूँ, एक आज का पूरा दावेदार, विश्व, आज पूरा विश्व हमारे ऊपर हंस नहीं रहा है, हमारे कोर्ट्स बेबस है, वो प्रधानमंत्री इन्वेस्टर, नतमस्तक है कॉर्पोरेट्स के सामने, सेबी चीफ बिल्कुल नतमस्तक है, उनको अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट निभाना है। तो ऐसे में फिर इन्वेस्टर्स का क्या होगा? आज कितने प्रोटेक्टेड है हमारे इन्वेस्टर्स? देखिए इन्वेस्टर का कुछ नहीं होगा। मैं बहुत लंबा इस मार्केट में रहा हूँ। बाहर के मार्केट वाले दो चीज उनको चाहिए, सेफ्टी ऑफ माई इन्वेस्टमेंट। तो वो जो है डेली सेटलमेंट एक एक दिन का होता है, तो पैसा जो है जैसे पहले बैंक्रप्सी होती थी वो नहीं होता है। और दूसरा उनको चाहिए कि हम अगर मैनिपुलेट करें तो हमको कोई पकड़े नहीं। वी मीट बोथ द क्राइटेरिया वंडरफुली, कि हम जितना मैनिपुलेट कर ले मार्केट को। 80% ऑफ द मार्केट इज मैनिपुलेटेड, इट इज इनसाइडर ट्रेडिंग। नहीं तो लेकिन इसका तो कभी मतलब किसी ये को हो गया गिरीश जी, इसका तो मतलब ये हो गया कि जितना घालमेल और जितनी घपलेबाजी मोदी सरकार की नाक के नीचे हो सकती थी वो आज तक कभी नहीं हुई। आज बिल्कुल मोदी सरकार ने घपलेबाजी का रिकॉर्ड बना दिया, ये तो बिल्कुल ये साफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट दिखाती है। जी गिरीश जी। नहीं, मोदी जी ने कहा था कि जब मैंने आपके जनधन खाते खुलवाए तब आपको समझ जाना चाहिए था कि मैं नोटबंदी करूंगा। तो इसी तरह उन्होंने जो बोला था कि मैं न खाता हूं न खाने दूंगा, तो उसमें से दो को निकाल दिया था, तो बाकी हमको समझ जाना था कि दो ही खाएंगे और कोई नहीं खाएगा। आप देखिए इसमें सीधी सी सिस्टम है। आप, रघुराम राजन ने नोटबंदी को एग्री नहीं किया था, ही वॉज आउट। सिर्फ रिजर्व बैंक ही बॉन्ड्स इश्यू कर सकता है, तो उसको आपने रेगुलेशन चेंज करके एसबीआई को दे दिया। तो जब आप खुद ही सब मिले हुए हो, ये पूरा है ही गैंग है लुटारों का, तो उसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे। योर लॉ इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस। और बिल्कुल। अभी तो आपने नया कानून भी ला दिया है। बिल्कुल लास्ट का एक कमेंट है बहुत संक्षेप में अरुण जी, कि अब क्या होना चाहिए? आपने जेपीसी बोला, जेपीसी क्या इतने आराम से गठित हो जाएगी और जेपीसी क्या पूरे इस सच को बाहर लेकर आएगा कि अदानी, मोदी, निर्मला सीतारमन, सेबी चीफ, ये पूरा एक ऐसा सर्कल है जिसमें कि गोल गोल चीजें घूम रही हैं और सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा? नहीं, एक तो ये लोगों को अभी अप्रिहेंशन है कि चूंकि ये रिपोर्ट आने वाली थी,
तो एक दिन पहले जो है संसद को, ये मंडे को डिसॉल्व होने वाला था तो पहले डिसॉल्व कर दिया गया। अब ये है कि कांग्रेस पार्टी और अगर वो घटक दल अगर मिलके ये हो जाएंगे कि नहीं हमें जेपीसी चाहिए, और मैं नहीं, एक बार स्पेशल फिर सत्र कहता हूँ, बुलाए। अगर विपक्ष क्या इसको लेकर स्पेशल सत्र नहीं बुला सकता? अरे ये भूल जाइए, मोदी जी स्पेशल सेशन बुलाने वाले हैं। आप जानते नहीं है किस तरह की सरकार है। सबसे कम सेशंस होते हैं इनके यहाँ। हम्म। ब्रिटेन अमेरिका में 125 150 दिन पार्लियामेंट बैठती है, जी हमारे यहाँ 55 दिन बैठती है। हाँ, अरुण जी तो आप संक्षेप, ये समय खत्म हो रहा है। हाँ, बहुत संक्षेप तो में। जो आपने कहा कि उपाय बता रहा था कि दे शुड स्टार्ट डिमांडिंग जेपीसी, और आप सही कह रहे हैं कि स्पेशल सेशन, और इसको छोड़े नहीं। ये नहीं कि मार्केट बढ़ गया घट गया, उससे कोई रिलेटेड नहीं है। अगर A1 को पकड़ना है तो A1 को अभी इसी पर ही पकड़ा जा सकता है, बाद में फिर चिड़िया हो जाएगी फुर, और कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं तो क्या होगा गिरीश जी? सबसे बड़ा डर क्या है कि क्या अब अदानी देश छोड़ के भागेंगे? ये मेरा आखिरी सवाल है, बहुत संक्षेप। अरे 2.5 मिनट है आपके पास बस, केवल प्रोग्राम खत्म करने के लिए। गिरीश जी, क्या जहाँ अदानी देश छोड़कर भागेंगे अब? कोई नहीं, कोई नहीं भागेगा। आप देखिए, इन्होंने सिस्टम चेंज करना शुरू कर दिया। जैसे ही आप अभी नया लॉ ला रहे हो कि जो टेम्पररी है उसको आपको परमानेंट करना है, 50,000 आदमियों को रिलायंस ने निकाल दिया। तो दे नो हाउ टू काउंटर, क्योंकि चौकीदार है, मालिक तो इधर ही बैठे हैं ना, तो चौकीदार भाग जाएगा, मालिक नहीं भागेंगे जी। चलिए, इतना बड़ा खुलासा हुआ है और आई एम श्योर इस पर बहुत सारे पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आएंगे, लेकिन इस पर लेकर जो भी पल पल का डेवलपमेंट है वो आप न्यूज लॉन्चर पर देखेंगे, और उसके साथ सारे एक्सपर्ट्स के साथ उस चीज को एनालाइज करने की मैं कोशिश करूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण अग्रवाल जी, गिरीश जोशी जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू।